पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि विरोधी अंशधारियों की दशा में ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होती है और उसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सहायता से डिटेल में समझा था। आज अपन डिस्कस करेंगे कि जब अपन एक या अधिक कंपनियों का जब एकीकरण होता है तो उस संबंध में कुछ आपसी व्यवहार होते हैं, उनका लेखांकन कैसे करते हैं। आपसी ऋण, इंटरकंपनी ओविंग, जिसमें पारस्परिक ऋण जिसको कहते हैं म्यूचुअल डेट्स या कॉमन डेट्स, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक इत्यादि की अकाउंटिंग कैसे होती। जैसा कि हम जानते हैं कि आपसी ऋण हस्तांतरक कंपनी और हस्तांतरित कंपनी के बीच जो आपसी व्यवहार होते हैं, क्रय के, विक्रय के या सेवाओं के आदान प्रदान के, उससे उत्पन्न होते हैं। जब हस्तांतरित कंपनी द्वारा खातों को समेकित किया जाता है, ट्रांसफरी कंपनी द्वारा जब खातों को समेकित किया जाता है, कंसोलिडेट किया जाता है, तो ये व्यवहार रद्द हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। इनके अपन उदाहरण समझते हैं। पहला है पारस्परिक ऋण। पारस्परिक ऋण कॉमन या म्यूचुअल डेट्स। हस्तांतरक कंपनी के देनदारों में हस्तांतरित कंपनी का खाता, ट्रांसफरर कंपनी के डेटर्स में ट्रांसफरी कंपनी का खाता हो, और हस्तांतरित कंपनी के लेनदारों में ट्रांसफरी कंपनी के क्रेडिटर्स में हस्तांतरक कंपनी का खाता मतलब ट्रांसफरर कंपनी का खाता हो, या इसका उल्टा भी हो सकता है। इसी प्रकार हस्तांतरक कंपनी के देय बिलों में मतलब ट्रांसफरर कंपनी के बिल्स पेएबल में हस्तांतरित कंपनी को चुकाने योग्य देय बिल हो सकते हैं, मतलब ट्रांसफरी कंपनी को पे करने वाले बिल्स पेएबल हो सकते हैं, और हस्तांतरित कंपनी मतलब ट्रांसफरी कंपनी के प्राप्य बिलों में बीआर में हस्तांतरक कंपनी मतलब ट्रांसफरर कंपनी के जो ट्रांसफरर कंपनी है उससे प्राप्त बिल हो सकते हैं, या इसका उल्टा हो सकता है। तो भी ये पारस्परिक ऋण म्यूचुअल डेट्स माने जाएंगे। हस्तांतरित कंपनी द्वारा ट्रांसफरी कंपनी द्वारा जब खातों को समेकित किया जाएगा, कंसोलिडेट किया जाएगा, तो ये कंसोलिडेशन करते समय लेखांकन कैसे करेंगे कि आपसी देनदारों और लेनदारों को रद्द करने के लिए अपन एंट्री करेंगे ट्रांसफरी कंपनी में सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स बीइंग म्यूचुअल डेट्स कैंसिल्ड। बीइंग म्यूचुअल डेट्स कैंसिल्ड। इसी तरह से आपसी देय बिलों और प्राप्य बिलों को रद्द करने पर म्यूचुअली बीआर बीपी हैं तो एंट्री हो जाएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग कॉमन बिल्स कैंसिल्ड। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ऐसे बिल जो एक कंपनी के तो देय बिलों में शामिल है और दूसरी कंपनी के प्राप्य बिलों में शामिल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात दूसरी कंपनी ने उन्हें बैंक से भुना लिया है या दूसरी कंपनी ने उसे अन्य किसी तीसरे पक्षकार को हस्तांतरित कर दिया, जिसको कहते हैं एंडोस्ड, बीआर एंडोस्ड कर दिए हैं, तो वे आपस में रद्द नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एक के तो बीपी है पर दूसरे के बीआर नहीं है। जो स्वीकृत बिल दूसरी कंपनी के पास हैं वे ही रद्द होते हैं। एक के बीपी में है, दूसरे के पास बीआर में उपलब्ध होने चाहिए। ये कई बार शॉर्ट नोट्स में आ जाता है, ध्यान रखिएगा।
दूसरा जो व्यवहार है वो है स्टॉक पर न वसूल हुआ लाभ, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। एकीकरण के समय यदि हस्तांतरक कंपनी के पास मतलब ट्रांसफरर कंपनी के पास स्टॉक में हस्तांतरी कंपनी का माल पड़ा है, मतलब ट्रांसफरी कंपनी का माल पड़ा है, जो हस्तांतरी कंपनी ने हस्तांतरक कंपनी को, जो हस्तांतरी कंपनी मतलब ट्रांसफरी कंपनी ने हस्तांतरक कंपनी को ट्रांसफरर कंपनी को अपने सामान्य विक्रय मूल्य पर बेचा है, अपने सामान्य विक्रय मूल्य पर बेचा है, तो उसमें सम्मिलित लाभ, नेचुरल विक्रय मूल्य पर बेचेगा तो लाभ शामिल होगा, तो उसमें सम्मिलित लाभ का समायोजन हस्तांतरक कंपनी को करने की आवश्यकता नहीं है। ट्रांसफर कंपनी को उसका समायोजन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है लाभ कितना है उसमें। परंतु हस्तांतरी कंपनी खातों को समेकित करते समय मतलब ट्रांसफरी कंपनी जब अकाउंट्स को कंसोलिडेट करेगी तो उस समय स्टॉक का मूल्य न वसूल हुए लाभ की राशि से कम करके लेगी। मतलब जब वो समेकित करेगी तो नेचुरल है उसका स्टॉक ट्रांसफर कंपनी का इसमें आएगा, तो उसका मूल्यांकन वो जब करेगी तो स्टॉक का मूल्य जितना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, न वसूल हुआ लाभ है, उतनी राशि से कम करके लेगी, जिसके परिणाम स्वरूप उतनी राशि स्वतः ही ख्याति या पूंजी संचय में समायोजित हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उतनी राशि ऑटोमेटिकली गुडविल या कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट हो जाती है। क्यों? कैपिटल रिजर्व है तो कम आ जाएगा, गुडविल है तो बढ़ जाएगी। इसके विपरीत यदि हस्तांतरी कंपनी की बहियों में, हस्तांतरी ट्रांसफरी कंपनी की बहियों में हस्तांतरक कंपनी से खरीदा हुआ माल बिना बिका रह गया, ट्रांसफर कंपनी से कोई माल उसने खरीदा और बिना बिका रह गया, वो स्टॉक में पड़ा है, तो उसका समायोजन खातों को समेकित करते समय अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि वो बिजनेस परचेज के साथ तो हो नहीं सकेगा, क्योंकि वो तो उसके पास ही पड़ा है, उन एंट्री के साथ तो होगा नहीं। अन्यथा हस्तांतरी कंपनी के अंतिम खाते सही आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन नहीं करेंगे। मतलब ट्रांसफर यदि वो एडजस्टमेंट नहीं करती है ट्रांसफरी कंपनी, तो उसके फाइनल अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दिखाएंगे। हस्तांतरी कंपनी के रहतिये में विद्यमान माल मतलब ट्रांसफरी कंपनी के रहतिये में जो भी अवेलेबल स्टॉक है, माल है, उस पर अनार्जित लाभ मतलब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एकीकरण की दशा में दो तरह से लेखांकित होता है। मतलब उसको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को लेखांकित करने के दो तरीके हैं। अब दो तरीके कैसे हैं? इसलिए दो तरीके हैं कि जो हस्तांतरी कंपनी होती है, ट्रांसफरी कंपनी होती है, उसके यहाँ लेखांकन दो तरीके से होता है, एक तो मर्जर मेथड से और एक परचेज मेथड से। तो मर्जर मेथड से यदि लेखांकन हुआ है तो अलग एंट्री होगी, और परचेज मेथड से हुआ है तो अलग होगी। तो मर्जर मेथड अपन दोनों को समझते हैं। यदि विलय द्वारा एकीकरण हुआ है, मर्जर द्वारा एकीकरण हुआ है, तो लेखांकन प्रविष्टि क्या होगी? जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वो नहीं है तो पी एंड एल अकाउंट, मतलब जनरल रिजर्व ऑब्लिक पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट बीइंग अमाउंट एडजस्टेड फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। ये तो हो गई मर्जर मेथड हो, लागू किया हुआ हो तो ये एंट्री हो जाएगी। जो माल ट्रांसफरी कंपनी के स्टॉक में ट्रांसफर कंपनी का पड़ा है, उसमें जितना लाभ जुड़ा हो उससे ये एंट्री हो जाएगी। इसी तरह यदि एकीकरण क्रय की प्रकृति का मतलब परचेज मेथड है, एमलवेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है या परचेज मेथड काम में लिया हुआ है, तो लेखांकन कैसे होगा? गुडविल यदि है तो गुडविल में गुडविल जुड़ जाएगी, तो गुडविल या फिर और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। गुडविल है तो वो बढ़ जाएगी, कैपिटल रिजर्व है तो कम हो जाएगा। तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। तो अब कोई छोटी सी बात ध्यान रखनी है, मर्जर मेथड में
जो भी एडजस्टमेंट होते हैं जनरल रिजर्व P&L में होते हैं, तो इसलिए उधर जनरल रिजर्व P&L जैसी भी स्थिति हो डेबिट कर दिया, टू स्टॉक कर दिया। इधर एडजस्टमेंट गुडविल और कैपिटल रिजर्व में होते हैं, तो गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टॉक कर दिया। तो ये आपकी अकाउंटिंग हो गई म्यूचुअल डेट्स की और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की, जिसको अपन कहते हैं इंटर कंपनी ओवी। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे पुनर्निर्माण की बात, रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन या पुनर्निर्माण क्या होता है? तो पुनर्निर्माण के अंतर्गत कंपनी की वित्तीय संरचना एवं पूंजी संरचना को व्यवस्थित एवं पुनर्गठित किया जाता है। इसके लिए कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों को वर्तमान उचित मूल्य पर लाया जाता है तथा संचित हानियों और कृत्रिम संपत्तियों को अपलिखित कर दिया जाता है। इस स्थिति में केवल एक कंपनी की ही विद्यमानता रहती है। पुनर्निर्माण के लिए कंपनी का समापन भी करना पड़े तो किया जा सकता है और बिना समापन किए भी पुनर्निर्माण किया जा सकता है। पुनर्निर्माण दो तरीके से होता है। एक होता है बाह्य पुनर्निर्माण, जिसको एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं इंग्लिश में, और दूसरा होता है आंतरिक पुनर्निर्माण, जिसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले लेते हैं बाह्य पुनर्निर्माण, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में विद्यमान कंपनी का अस्तित्व समाप्त करके उसके समान या मिलते जुलते नाम से नई कंपनी बनाई जाती है, जो विद्यमान कंपनी की संपत्तियां और दायित्व वर्तमान मूल्य पर लेती है, मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले लेती है, और नई कंपनी में भी पुरानी कंपनी के अंशधारियों का दबदबा ही रहता है। मतलब नई कंपनी में भी शेयर होल्डर पुरानी कंपनी के ही रहेंगे, ज्यादातर वही लोग रहते हैं। पुरानी कंपनी को विक्रेता कंपनी और नई कंपनी को क्रेता कंपनी के नाम से जाना जाता है। मतलब पुरानी जो कंपनी उसको वेंडर कंपनी कहेंगे और नई कंपनी को बायर कंपनी कहेंगे। इसलिए इस परिस्थिति में भी जो लेखांकन होता है वो क्रय की दशा में एकीकरण में होने वाले लेखांकन की तरह ही होता है। मतलब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में भी जो अकाउंटिंग होगी वो क्रय की दशा में एकीकरण में होने वाली अकाउंटिंग जैसी ही होगी। मतलब कोई चेंज नहीं है, केवल थियरिटिकल चेंज हुआ, ये बाह्य पुनर्निर्माण हुआ, अकाउंटिंग वो की वो है। और विक्रेता कंपनी की बहियां उसी तरह बंद होती हैं जैसे पहले होती थी, पुरानी अकाउंटिंग थी, और क्रेता कंपनी के यहाँ व्यापार क्रय करने जैसा लेखांकन किया जाता है। परचेज मेथड के अंतर्गत जैसे होता था वैसे ही होता है, और इसका उद्देश्य एक ही है, वो है संचित हानियों को अपलिखित करना। क्या उद्देश्य है? संचित हानियों को अपलिखित करना और कंपनी को भावी हानियों से बचाना। संचित हानियों को अपलिखित करना और कंपनी को भावी हानियों से बचाना। इससे क्या होगा, कंपनी और अंश निर्गमन करके पूंजी बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकेगी, पुराने अंशधारियों को अंश के वास्तविक मूल्य की राशि के अंश प्रदान कर देगी और आवश्यकता अनुसार सीमा नियम में परिवर्तन कर देगी। तो ये हुआ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक बार और बता देता हूं उद्देश्य। इसका उद्देश्य संचित हानियों को अपलिखित करना, कंपनी को भावी हानियों से बचाना, अंश निर्गमित कर पूंजी बढ़ाना, पुराने अंशधारियों को अंश के वास्तविक मूल्य की राशि के अंश प्रदान करना और आवश्यकता अनुसार सीमा नियम में
परिवर्तन करना मेन उद्देश्य इसके होते हैं। इसके बाद अपन लेते हैं आंतरिक पुनर्निर्माण, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन।